फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर गोपीश्वर में स्वागत है। हमारा हाई कोर्ट का टॉपिक चल रहा है और हाई कोर्ट के अंतर्गत हमने क्या कर लिया है, आर्टिकल 217 तक पढ़ लिया है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ के एक भी नंबर हमने क्या नहीं करना, मिस नहीं करना है। और हमें हाई कोर्ट से संबंधित जानकारी का भी हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टॉपिक आर्टिकल हमारा क्या था, हमारा था अनुच्छेद 217 था। तो हमने इसमें क्या बोला था, इसके अंदर क्या क्या था, आपका नियुक्ति थी, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल तथा उनकी योग्यताओं से संबंधित आर्टिकल 217 माना जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला है, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितना होता है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का, तो इनका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। ठीक, और अगर हम इनकी योग्यता के बारे में बात करें तो वो पहली बात तो क्या, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो क्या होती है, इनकी अनिवार्य योग्यता होती है तथा इसके अलावा उसने किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या हो, कार्य हो। तथा इसके अलावा उसने, अगर उसके पास ये योग्यता भी नहीं है तो वो क्या हो, उसने कम से कम हाई कोर्ट के अंतर्गत, किसी भी हाई कोर्ट के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य हो, तो वह व्यक्ति भी क्या बन सकता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है किसी भी राज्य में। ठीक, इसके अलावा मैंने इसका बोला था, इसकी नियुक्ति के बारे में बोला था। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल से भी बताया था, लेकिन इसमें जो है ये कैसे करके करता है, तो हाई कोर्ट का अगर हम बात करते हैं नियुक्ति के बारे में, मैंने बाकी चीज़ तो वहाँ पे बता दी अगले टॉपिक में। ये राष्ट्रपति क्या करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन कैसे करके करता है, वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या करता है, विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कभी आपको क्वेश्चन आएगा तो राष्ट्रपति किस तरीके से हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तथा संबंधित राज्य से, जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से क्या करता है, विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसा करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श लेकर के करता है। तो ये हमारा क्या है, 217 वाला आर्टिकल लगभग हमारा खत्म हो गया। ये हमने अगला टॉपिक में ही क्या कर लिया था, कल के टॉपिक में इसको हमने समाप्त कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे 217 के बाद हम पढ़ेंगे 219 का आर्टिकल 219। हम वही आर्टिकल पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 219 अनुच्छेद 219, देखो आर्टिकल 219 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ से संबंधित है। शपथ बोले तो प्रतिज्ञान बोले तो ओथ। ये किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित है। शपथ का दूसरा नाम इसे प्रतिज्ञान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिज्ञान भी बोला जाता है, या इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे ओथ भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देखो शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। देखो चाहे नियुक्ति बोलेगा, चाहे ये क्या बोलेगा, जो भी बातें बोलेगा वो चीज़ कौन करता है, राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। लेकिन जब शपथ देने की बात आएगी तो शपथ कौन देगा, राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ देता है। और राज्य का राज्यपाल या तो वो शपथ देता है या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया
कोई अन्य व्यक्ति क्या करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ देता है। तो आपको कभी शपथ से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना कि राज्य का राज्यपाल क्या देता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ देता है। वो भी कौन सा राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक, तो ये आपका सीधे से 219 पे आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें वैसा पेज फंसने वाला कुछ है नहीं, तो आपको ये सीधे सीधे किस रिलेटिव ध्यान रखना, ये शपथ से संबंधित है। अब हम अगला आर्टिकल पढ़ते हैं 220 का। अगला अनुच्छेद कौन सा है, 220 का। तो हाई कोर्ट का ये 220 का अनुच्छेद भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए हाई कोर्ट का 220 का अनुच्छेद क्या बोलता है, हाई कोर्ट का 220 का अनुच्छेद बोलता है कि देखो हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद, हाई कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद, बोले तो रिटायरमेंट के बाद उन न्यायालयों में, उन हाई कोर्टों में रिटायरमेंट के बाद कार्य नहीं करेगा जहां पर कि उसने अपनी सेवा दे दी हो, अपनी सेवा के दौरान जहां पर उसने नौकरी की हो। मैंने क्या बोला, 220 में मैंने आपको क्या बोला कि हाई कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या जिसे क्या बोलते हैं रिटायरमेंट वाला, रिटायरमेंट आने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश उन न्यायालयों में कार्य नहीं करेगा जिन न्यायालयों में उसने अपनी नौकरी के दौरान क्या कर लिया हो, कार्य कर लिया हो, तथा इसके अतिरिक्त बाकी न्यायालयों में वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है। बाकी न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। अब सीधा से एक निष्कर्ष निकलता है इसमें, सेवानिवृत्ति के रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश उन हाई कोर्टों में काम नहीं करेगा जिन हाई कोर्टों में उसने क्या हो, अपने कार्यकाल नहीं बोलेंगे, अपनी सेवा के दौरान क्या हो, उसने नौकरी के दौरान जिनमें उनने क्या हो, सेवा दी हो, तो उनमें दोबारा सा करके अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा, बल्कि कहाँ पे दोबारा कार्य करेगा, जहाँ पे उसने जिन हाई कोर्ट में उसने कार्यकाल के क्या बोलते हैं, सेवा के दौरान कार्य नहीं किया हो, वहाँ पे अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन जहाँ पे कार्य किया हो वहाँ पे नहीं कर सकता। तो आप सीधे सीधे शब्दों में आर्टिकल 220 भी समझ गए होंगे। ये 220 पे आपका क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग सीधा सीधा अनुच्छेद 220 को भी समझ गए होंगे। अब 220 के बाद अगली बात करते हैं, अगला आर्टिकल 221 का है, 221। देखो हाई कोर्ट का 221 का आर्टिकल क्या बोलता है। हाई कोर्ट का जो 221 का आर्टिकल है, ये देखो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तों से संबंधित है। तो देखो ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ये किससे संबंधित है, ये वेतन भत्ते तथा किससे संबंधित है, सेवा शर्तों से संबंधित है। किससे संबंधित है, सेवा शर्तों से संबंधित है। सेवा शर्त बोले तो कार्य के दौरान, ठीक, नौकरी के दौरान, ठीक। अब बात करते हैं इसका वेतन। देखो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका वेतन कितना होता है। तो जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन, हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन 2,50,000 होता है। कितना होता है, 2,50,000 होता है। 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है, उतना वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है। देखो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है, तथा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, 2,50,000 होता है। तो इसलिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी 2,50,000 ही होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 होता है। कितना होता है, 2,25,000 होता है। 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश का तथा अन्य का कितना होता है, 2,25,000 होता है। तो ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या बोला, इनके वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तों से बात की। तो सेवा शर्त बोले तो इनके नौकरी के दौरान, इनकी सेवा के दौरान, आपको एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के उनके सेवा शर्तों के दौरान उनके वेतन में
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवा शर्तों के दौरान उनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखो सीधी सीधी बात क्या निकलती है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनके सेवा के दौरान, नौकरी के दौरान उनके वेतन में किसी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हानिकारक परिवर्तन क्या किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ये पे आपका क्या बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखो साहब दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित क्या निकलता है, ये तो आपको क्लियर करके ध्यान रखना है कि हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आपको दूसरी क्या ध्यान रखना है, लेकिन आपका कभी क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में साफ साफ लिखा गया कि कोई किसी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन किस स्थिति में इनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो एक स्थिति है जब आपका वित्तीय आपात होगा। ओनली ऑन वित्तीय आपात के दौरान इनके वेतन में किसी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन किया जा सकता है। जब देश में आपातकाल की स्थिति होगी उस स्थिति में इनके वेतन में कटौती की जा सकती है, वरना इनकी वेतन में कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। हानिकारक परिवर्तन में सैलरी बढ़ सकती है, ज़्यादा का कोई इशू नहीं है, लेकिन किसका इशू है? कम का इशू नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सीधे सीधे आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। वेतन 2,50,000, अन्य का 2,25,000। अब आपका ये क्वेश्चन आता है कि इन्हें वेतन कहाँ से दिया जाता है? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इन्हें वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन देखो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य संचित निधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कहाँ से वेतन दिया जाएगा? तो राज्य की संचित निधि में। ध्यान रखना आपको, राज्य की संचित निधि में एक होती है हाई कोर्ट निधि। राज्य की संचित निधि में क्या होती है? हाई कोर्ट निधि होती है। तो राज्य की संचित निधि के हाई कोर्ट निधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। आपका ये भी क्या बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन अब आपका अगर अगला क्वेश्चन आता है वो बोलेगा जो राज्यों की हाई कोर्ट्स हैं इन्हें बोलेगा पेंशन कहाँ से दिया जाता है? रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, तो पेंशन कहाँ से दिया जाता है? तो राज्य के हाई कोर्ट को पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन इन्हें भारत की संचित निधि से दिया जाता है। देखो याद रखने वाली बात है, वेतन तो मिलेगा भाई संचित निधि से, लेकिन बोलेगा पेंशन, क्या बोलेगा? पेंशन। तो पेंशन इन्हें दिया जाता कहाँ से? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से इन्हें क्या दिया जाता है? पेंशन दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि इनको संचित निधि से पेंशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, इसलिए इनको देश की संचित निधि से इन्हें पेंशन दिया जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि इन्हें भाई वेतन राज्य की संचित निधि से क्यों दिया जाता है? तो इन्हें वेतन राज्य की संचित निधि से इसलिए दिया जाता है क्योंकि हाई कोर्ट के जजों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या होता रहता है? ट्रांसफर होता रहता है। राज्य के न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता रहता है, और इसीलिए ट्रांसफर होने के कारण संबंधित राज्य, जिस राज्य में ट्रांसफर होगा ना, तो संबंधित राज्य क्या करता है? इनके फिर वेतन को देता है। तो ये भी आपका समझ में आ रहा होगा। ये तमाम सारी चीज़ें जो कि आपके क्या बनते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके वेतन, भत्ते और जो पेंशन से संबंधित बातें हैं वो मैंने आपको क्या कर लिया? शेयर कर लिया। तो आपका ये आर्टिकल 221 किससे संबंधित? वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तों से संबंधित है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। तो सारी चीज़ को कॉपी पेन पर नोट करना है, चाहे आप मेंस का पेपर दो या आप जो है प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और मेंस में वो आपको डिटेल से पूछेगा तो इन्हीं से आपको क्या करेगा? वो क्वेश्चन पूछ लेता अगर इस टॉपिक से आपको पूछा जाएगा तो। अब अगली बात करते हैं आर्टिकल 222 की, अनुच्छेद 222 की बात करते हैं। हमने देखो 220 पढ़ लिया, 21 पढ़ लिया, 19 पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया है। अब बात करते हैं किसके? 222 की बात करते हैं। तो ये आर्टिकल भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपका क्या होता है ना, क्या होता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी ट्रांसफर होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी क्या होता है? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या होता है? ट्रांसफर होता है।
ठीक। तो इसके लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो ट्रांसफर होता है तो इसके लिए क्या करता है राष्ट्रपति, इसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, किससे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से क्या करता है, विचार विमर्श करता है, चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करके क्या करता है, इनका न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या करता है, स्थानांतरण करता है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में इनका क्या कर सकता है, ट्रांसफर करता है। किससे विचार विमर्श करके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके। कौन करता है, देश का राष्ट्रपति करता है। तो आई होप आपको आर्टिकल 222 भी समझ में आ गया होगा। नॉर्मली कुछ नहीं है ज़्यादा, इनका कुल मिलाकर के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर से संबंधित है। अदला एक राज्य से दूसरे, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर से संबंधित है। तो आई होप आप 222 को भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 223 की। बात किसकी करते हैं, आर्टिकल 223 की, 223 की, 223 की। तो इसमें आपका क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब साहब एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, अगर आपका कभी क्वेश्चन आएगा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल के तहत आता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आपका आर्टिकल 223 के तहत आता है। और अगर बोलेगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये जो है काम क्या करता है, किस स्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की क्या की जाएगी, नियुक्त की जाएगी, अगर किसी परिस्थिति में हाई कोर्ट में क्या है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है। क्या है, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो उसकी जगह पे क्या किया जाएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा ना, उसकी जगह पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें क्या करता है, देखो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस से क्या करता है, विचार विमर्श करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके क्या करता है, हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, ये देखो यहाँ पे सीनियरिटी वाला सिस्टम नहीं रहेगा। हाई कोर्ट के मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि जो है मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो उसके नीचे का सीनियरिटी का हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। हमारे संविधान में ये बोला गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके क्या करेगा, हाई कोर्ट के उस संबंध हाई कोर्ट के जो है किसी व्यक्ति को क्या करेगा, कार्यवाहक न्यायाधीश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कर लेगा, नियुक्त कर लेगा। तो आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित आर्टिकल 223 है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 126 में ये प्रावधान है। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है और 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान है। ठीक, तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज का प्रावधान है। तो हमारा क्या हो गया, आप समझ गए होंगे 223। अभी हम क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हाई कोर्ट का चल रहा, तो हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपका जैसे हाई कोर्ट का यहाँ से क्लियर होता तो आपको सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर भी देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या दे रखा बोल के। जैसे मैंने बोला कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था यहाँ पे 223 में, सुप्रीम कोर्ट में 126 में, तो आपको उसमें जा करके देखना कि यार 126 का आर्टिकल क्या क्या कहता है। ठीक, तो ये आपका क्या बनता है, ये चीज़ बनता है भाई। तो आपका ये भी हो गया है। अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं 224। अगला आर्टिकल कौन सा, 224 है। ठीक, देखो अनुच्छेद 224 क्या कहता है, अनुच्छेद 224 इसमें क्या आपका अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश, अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश। अब देखो भाई अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश क्या होता है, बात करते हैं अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश क्या होता है। आपका ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 223 कार्यवाहक न्यायाधीश से संबंधित है, आर्टिकल 222 न्यायाधीश के स्थानांतरण से संबंधित है, 221 आपका क्या है, वेतन भत्ते सेवा शर्तों से संबंधित है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमारा क्या है, आर्टिकल 224 अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश आपका होता क्या है। तो अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश आपका क्या होता है, अगर देखो हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या है, हाई कोर्ट के अंतर्गत
क्या है, अगर कार्यों में वृद्धि पाई जा रही है, हाई कोर्ट में आपका क्या हो रहा है, उनके कार्यों में वृद्धि पाई जा रही है, हाई कोर्ट में के कार्य में वृद्धि पाई जा रही है, आप ये कह सकते हैं हाई कोर्ट के कार्य में क्या पाई जाती है, वृद्धि, या हाई कोर्ट के कार्य क्या हो रहे हैं ना, आप उनमें बढ़ोतरी पाई जा रही है, या हाई कोर्ट में क्या हो रहे हैं, मामले आपके लंबित हो रहे हैं, हाई कोर्ट में मामले क्या हो रहे हैं, लंबित हो रहे हैं, अब पुराने मामले भी पेंडिंग पड़े और उन मामलों को क्या करना, फटाफट निपटाना है। मैंने क्या बोला है, हाई कोर्ट के मामलों में या तो हाई कोर्ट का काम वृद्धि का मतलब यह, हाई कोर्ट में जब अगर काम ज़्यादा बढ़ जाता है या हाई कोर्ट के अंतर्गत जो पेंडिंग पुराने मामले, लंबित मामले काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करता है कि मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से क्या करता है, विचार विमर्श करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से विचार विमर्श करता है और उस स्थिति में क्या किया जाता है, अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और उस न्यायाधीश की वो कौन सा व्यक्ति क्या किया जाएगा, अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति को लगता है कि वह व्यक्ति क्या है कि जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर बैठने का योग्य है, तो वो व्यक्ति आपका क्या करेगा, उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो वो व्यक्ति क्या होता है, अतिरिक्त न्यायाधीश होता है और उस न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होती है। अगर बोलेगा अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति बोलेगा हाई कोर्ट में कितने समय के लिए की जा सकते हैं, तो इसकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जा सकती है। इसकी नियुक्ति कितने समय के लिए की जा सकती है, 2 वर्षों के लिए की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से आप अतिरिक्त न्यायाधीश कह रहे हैं, आप समझो ना, अतिरिक्त न्यायाधीश का मतलब क्या है, जब काम में बढ़ोतरी हो रही है तो एक्स्ट्रा न्यायाधीश रख दिया है, ठीक। तो उसमें मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके वहाँ पे अतिरिक्त न्यायाधीश की व्यवस्था करता है और जिसको नियुक्ति कितने टाइम के लिए की जाती है, 2 साल के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। तो आई होप आप लोग इस आर्टिकल को भी समझ गए होंगे। सीधी सी बात यही आएगा आपका कि अतिरिक्त न्यायाधीश किस आर्टिकल में आता, 224, या बोलेगा जब कार्य में वृद्धि हो जाती है हाई कोर्ट में तो उस में कौन सा न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, कार्यवाहक न्यायाधीश बोलेगा, अपर न्यायाधीश बोलेगा, अतिरिक्त, दोनों में से जो भी ऑप्शन देगा ना, या तदर्थ न्यायाधीश बोलेगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन देगा। तो हाई कोर्ट के लिए तो आप क्या बोलेंगे, अतिरिक्त न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश। तो ये आपका 224 वाला आर्टिकल पे पूरा हो गया है। अब हम अगला आर्टिकल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 226 है, 226। आप सबको पता होगा कि 226 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है भाई। अब देखो इस पर डिस्कस करते हैं कि किस लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है। तो इसमें हमारे डिस्कस क्या निकलते हैं, मैंने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत क्या क्या जाता है, या हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत हमने आर्टिकल 32 पढ़ा था, अनुच्छेद 32 पढ़ा था, जिसे हमने क्या बोला था, मूल अधिकारों का रक्षक बोला था, मूल अधिकारों का रक्षक बोला था ना आर्टिकल 32 को। तो आपका क्या क्या जाता ना, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत क्या क्या जाता है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आप जो है 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रिट बोले तो याचिका, हिंदी में बोलेंगे 5 प्रकार की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर राज्य में किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उस संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आर्टिकल 32, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 32 तथा हाई कोर्ट के अंतर्गत आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या की जाती है, रिट दायर की जा सकती है। रिट इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, याचिका दायर की जा सकती है। अब देखो यार हमारी याचिकाएं कितनी प्रकार के होते हैं, रिट आपकी 5 प्रकार के होते हैं, याचिका या रिट हमारी 5 प्रकार की होती है। तो कभी भी आपका बोलेगा कितने प्रकार की रिट दायर कर सकते, तो 5 प्रकार की। अमूमन हम लोग को बोलेगा रिट के लिए आर्टिकल 32 तो पता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट में डालने के लिए बोलेगा किस आर्टिकल का यूज किया जाता है डालने के लिए, क्वेश्चन बार बार आता है तो आर्टिकल 226 का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या बन गया है, इंपॉर्टेंट बन गया ना। तो हमारा क्या है, ये आर्टिकल 232 इस तरीके से बनता है और ये आर्टिकल 226 है भाई, ठीक। अब ये 5 प्रकार की रेट कौन कौन से होती है, ये 5 प्रकार की रेट होती है आपकी,
जो आपके पहली रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, ठीक। जो दूसरी प्रकार की रेट होती है उससे बोला जाता है परमादेश, दूसरी प्रकार की रेट को परमादेश बोला जाता है। और तीसरी प्रकार की रेट को क्या बोला जाता है, प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख बोला जाता है। और जो चौथी प्रकार की रेट होती है इसे क्या बोला जाता है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और जो पांचवी प्रकार की रेट होती है इसे क्या बोला जाता है, अधिकार पृष्ठा, अधिकार पृष्ठा। इसे पांच प्रकार की रेट को क्या बोला जाता है, अधिकार पृष्ठा बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तथा आप हाई कोर्ट में 226 के तहत 5 प्रकार की रेट दायर कर सकते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध निर्देश निषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा क्या है, अधिकार पृष्ठा, ठीक। तो आपका क्या होता है, जो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। तो हम इसके बारे में विस्तार से हमने कहाँ पे पढ़ा, मूल अधिकारों के अंतर्गत हमने इसको पढ़ भी लिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी हमने इसको पढ़ा है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसके बारे में, लेकिन इसका ये मैंने 5 प्रकार के रेट बोल दिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश का मतलब होता है मना करना, परमादेश का मतलब क्या होता है, मना करना, ठीक। इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना और इसका मतलब क्या होता है, मना करना। ये परमादेश, परमादेश का मतलब मना करना नहीं होता। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत करना, परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, इसका मतलब क्या होता है, मना करना। ये क्वेश्चन आपके आते हैं भाई। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, प्रमाणित करना, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना या सूचना देना, या सूचना देना, ये पूछे जाते हैं। और अधिकार पृष्ठा का मतलब क्या होता है, ऐसा पद जो जिसका आप क्या नहीं हो, आप जिस पद के अधिकारी नहीं हो और आपको वो पद संभाल रखा हो, ऐसा पद आप जो पद के आप अधिकारी नहीं हो और उस पद को बैठे हो, तो आपका उसका कारण बताना पड़ता है कि आप किस कारण से उस पद पर बैठे के हो। तो आपका क्या होता है, अधिकार पृष्ठा, मतलब जिस पद पर बैठने का आपका अधिकारी नहीं है, आप उस कारण से उस पद पर बैठे के हो। कभी कभी क्या होता है ना, आपका स्कूल में क्या होता है कि कभी प्रिंसिपल का पद सुबह खाली हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका ये दूसरा व्यक्ति क्या बन गया कि उसने प्रिंसिपल के इंचार्ज में बैठ गया, सहायक प्रिंसिपल बन गया ना। तो उस स्थिति में अगर उसको ऊपर से ऑर्डर आ रखा है तो ठीक है, और अगर वो अपनी मर्जी से बैठा है तो उसको उसका कारण बताना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अधिकार पृष्ठा के तहत उस पर क्या कर लिया है, रेट डाल दिया, तो ये आपका क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये क्या है, 5 प्रकार के रेट है जिसे आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर कर सकते हो। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग इन तमाम सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तथा इसके अलावा मैंने जब सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि मैंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, आर्टिकल 32 के तहत क्या किया जाता है, 5 प्रकार की रेट डाली जाती है। और मैंने क्या बोला था, इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रकार की रेट है, देखो यार आपका मौलिक अधिकार इन्हीं के अलावा भी कोई दूसरे प्रकार की रेट हो सकती है ना। तो इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की रेट होगी उन्हें आप जो है आर्टिकल 139 के तहत दायर कर सकते हैं। मूल अधिकारों के अलावा जो अन्य प्रकार के रेट होती है आप उन्हें आर्टिकल 139 के तहत डाल सकते हैं, आर्टिकल 139 के तहत डाल सकते हैं। तो ये भी आपका इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन आता ये है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था हाई कोर्ट के अंतर्गत कहीं पे नहीं है। कुल मिलाकर के आप अन्य प्रकार के अगर कोई रेट डालोगे तो वो ऑनलाइन किस में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आप उन रेटों को दायर कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये तमाम सारी चीज़ें इससे रिलेटिव जो भी बात होती है तो आपको क्या करना समझना है। या आप इसको क्या कह सकते हैं, जो उनसे 226 है ना, तो ये आप इसे क्या बोल सकते हैं, रिट क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार बोलते हैं हमने। या हम इसको क्या बोल सकते हैं कि मूल अधिकारों का रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक भी बोल सकते हैं। या आजकल जो शब्द तो ट्रेड में चल रहा है उसे क्या बोलते हैं आप, मूल अधिकारिता। ये शब्द के लिए आजकल ट्रेड में क्या यूज किया जा रहा है, मूल अधिकारिता।
ये चीज़ है भाई। तो ये तमाम सारी चीज़ें 226 बोलेगा रिट क्षेत्राधिकार, जिसके मतलब रिट डालने का क्षेत्र का अधिकार ना आपका, किस क्षेत्र का मूल अधिकारों का रक्षक या मूल अधिकारिता के नाम से इसे क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो आपका जिस तरीके से पूछेगा तो आर्टिकल 226 बनता है। और 139 में मैंने आपको क्या बोला था, इसके तहत इसके अलावा अन्य प्रकार की रिट डाल सकते हो। जो चीज़ मैंने आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर का पढ़ा रखा है उसको आप वहाँ पर जा करके क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका आर्टिकल 226 भी क्लियर हो गया भाई। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की। तो आई होप आप लोग के समझ में इतनी तमाम सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं अगले बात किसके, आर्टिकल 227 के बारे में, आर्टिकल 227 के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 227 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 227 कहता है अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 227 आपका क्या कहता है, आपका जो हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने अधीन आने वाले न्यायालयों के जो उसके जो क्या होते हैं अधीन न्यायालय है ना, बोले तो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, वो उनका अधीक्षण कर सकता है। हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने अधीन आने वाले न्यायालयों, अपने अधीन आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है, अधीक्षण कर सकता है। अधीक्षण का मतलब होता है जांच, उनकी जांच कर सकता है। हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने अंदर का आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों की क्या कर सकता है, उनका अधीक्षण कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है, और जरूरत पड़े तो उनके क्या कर सकता है, उनकी फाइलों की भी जांच कर सकता है, उनकी फाइलों की भी जांच कर सकता है, उनकी फाइलों की भी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। तो ये आपका क्या है, अनुच्छेद 227। अगर आपका कभी क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट किस अधिकार के तहत अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है, तो आपका आर्टिकल 227, ठीक। यहाँ तक कि मैंने क्या बोला, उनकी क्या कर सकता है, फाइलों का भी जांच कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये आर्टिकल 227 पे आप समझ गए होंगे। देखो नॉर्मल पॉइंट हो रहे हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। अब हम अगली बात करते हैं आर्टिकल 228 की, 228 की बात करते हैं। अनुच्छेद 228 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 228 कहता है जो क्या होते हैं ना, सत्र न्यायालय होते हैं। आर्टिकल 228 क्या अधिकार है कि इसके अंतर्गत हाई कोर्ट क्या होता है, जो सत्र न्यायालय होते हैं। सत्र न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट के अधीन आने वाले न्यायालय बोले तो उन्हें बोला जाता है सत्र न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। यह क्या कर सकता है, सत्र न्यायालय में चल रहे मामलों को अपने में क्या कर सकता है, मंगवा सकता है। सत्र न्यायालय में जो चल रहे मामले होते हैं ना, उन्हें क्या कर सकता है, अपने में ट्रांसफर करने को बोल सकता है। जो सत्र न्यायालय या मैंने क्या बोला अधीनस्थ न्यायालय है, उनमें जो मामले चल रहे हैं उन्हें अपने में क्या करने को बोलता है, ट्रांसफ़र करने को बोल सकता है या अपने में मंगवा सकता है, ठीक। ऐसे मामले जो संवेदनशील है, जिसको हाईकोर्ट को लगता है कि ये मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय अच्छे से नहीं कर सकता है, तो उन मामलों की सुनवाई खुद कौन कर सकता है, संबंधित राज्य का हाईकोर्ट कर सकता है। तथा इसके अलावा ये क्या कर सकता है, हाईकोर्ट एक सत्र न्यायालय का मामला दूसरे सत्र न्यायालय में भी ट्रांसफर कर सकता है। एक सत्र न्यायालय का मामला दूसरे सत्र न्यायालय में भी, मतलब एक अधीनस्थ न्यायालय का मामला दूसरे अधीन, मतलब एक जिले का मामला दूसरे जिले में भी ट्रांसफर कर सकता है, जब अपनी सुविधा की दृष्टि से हाईकोर्ट को लगता है कि जहां पर उसे क्या लगता है, सुविधा लगता है, जहां से उसे लगता है कि जिस न्यायालय से इस चीज का क्या निकल सकता है, निष्कर्ष निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये आर्टिकल 228 कहलाता है। तो मैंने क्या बोला, हाईकोर्ट क्या कर सकता है, सत्र न्यायालयों में चल रहे मामले को अपने में मंगवा सकता है, तथा एक सत्र न्यायालय से एक मामले को दूसरे सत्र न्यायालय में क्या कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है सुविधा की दृष्टि से। जहाँ पे उसको सुटेबल लगता है तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, उस मामले को ट्रांसफर कर सकता है। तो हमारा क्या आर्टिकल 228 पे ये है भाई। अब हम अगला आर्टिकल 229 पढ़ेंगे, 229, आर्टिकल 229। अब बात यह है कि आपका आर्टिकल 229 क्या कहता है, आपका आर्टिकल 29 क्या कहता है कि जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है,
देखो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 229 के तहत हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के ये क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट के अंतर्गत, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के अंतर्गत एक तो क्या होते हैं आपके उसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं ना, तो उनको छोड़ करके हाई कोर्ट के अंतर्गत अन्य न्यायाधीशों को छोड़ करके वहाँ पे क्या होते हैं, अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति करता खुद करता है, वह कर्मचारी की क्या करता है, नियुक्ति खुद करता है। नियुक्ति करने के अधिकार है। आर्टिकल 229 क्या है, 229 के तहत हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट में जो अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट में अगर कभी आएगा क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट बनता है भाई। तो ध्यान रखना, अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति बोलेगा तो कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ठीक है, जो हाई कोर्ट में अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, ठीक। अब हम अगला आर्टिकल पढ़ेंगे सीधे 233 के बारे में, ठीक। तो 233 आपका क्या कहता है, इसके तहत क्या किया जाता है, ये जो जिला न्यायाधीश होते हैं ना उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। थोड़ा इंक खत्म हो गए, थोड़ा इंक डालते हैं, ठीक। अगला आर्टिकल हमारा क्या है, आर्टिकल 233 हो गया भाई आपका, ये 223 हो रहा ना यहाँ पे, 233 क्या कहता है भाई। देखो आर्टिकल 233 ये क्या है ना, ये अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है, ये जिला न्यायालय से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब बात करते हैं कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होते हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या कैसे होते हैं। तो देखो संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या करता है, हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या करता है, हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके, संबंधित राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किन की नियुक्ति करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भाई, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता रहता है। ये भी 233 किस्सा है कि राज्यपाल कौन करेगा, राज्यपाल हाई कोर्ट से विचार विमर्श करता है तब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश से विचार विमर्श करके क्या करता है, ये हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इससे रिलेटिव आपका 234 अगला आर्टिकल कौन सा, 234 है। तो आपको इन सारे आर्टिकलों को क्या करना है, ध्यान में रखना भाई। आप देखो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह के हमने हाई कोर्ट का पढ़ा था, तो मैंने क्या बोला, राज्यपाल क्या करता है, हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके क्या करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 234 क्या कहता है। तो जो जिला न्यायालय में ना क्या होता है, न्यायाधीशों के अलावा जो न्यायिक सेवा में लगे हुए अन्य कर्मचारी हैं, जो न्यायिक हैं, क्या जो न्यायिक सेवा में लगे हुए अन्य कर्मचारी हैं, न्यायाधीशों के अलावा जो न्यायिक सेवा में लगे हुए अन्य कर्मचारी हैं, कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति करता है, कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है भाई। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। और राज्यपाल कैसे करेगा, राज्यपाल हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करके करता है, लोक सेवा आयोग के से क्या करता है, विचार विमर्श करके करता है। राज्यपाल जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य न्यायिक सेवा में लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल कैसे करके करता है, हाई कोर्ट, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग, उस राज्य का लोक सेवा आयोग होगा ना, राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करके उनके क्या करता है, अन्य
कर्मचारियों की नियुक्ति करता है या न्यायिक सेवा में लगे हुए लोग की नियुक्ति करता है। तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इसका जवाब इस तरीके से देना है। ये भी आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आपका 234 तक समझ गए हैं, और इनमें ना आपका इंपॉर्टेंट यही होते हैं, यहीं तक आपका आर्टिकल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको क्या करना है, ये तमाम सारी चीज़ें समझनी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ ये क्या बोलते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। जैसे हम उत्तराखंड पे पढ़े तो उत्तराखंड का आता है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट क्या है, नैनीताल में है ना। ये कौन सा नंबर का, 20वां नंबर का हाई कोर्ट है भाई। तो यहाँ पे वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 9 है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या उत्तराखंड हाई कोर्ट में 9 है। तथा दूसरा बोलेगा उत्तराखंड हाई कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन था, तो कौन सा, अशोक ए देसाई। अशोक ए देसाई, अशोक ए देसाई क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम क्या थे, प्रथम न्यायाधीश थे। तथा वर्तमान बोलेगा ना, तो वर्तमान आपका क्या है, उनका नाम क्या, रमेश रंगनाथन। रमेश रंगनाथन है भाई, रमेश रंगनाथन क्या वर्तमान में है, ठीक। हाँ, तिन्हें क्या क्या किया था, 2 नवंबर 2019 को इन्हें क्या क्या किया था, भारत का उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल का क्या किया गया था, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ठीक है। इन्हें जो है के एम जोसेफ के जगह पे क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो ये कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। तथा वर्तमान में हमारे कितने 25 हाई कोर्ट से, ये कुछ फैक्ट निकल के आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फैक्ट पे बात कर रहे हैं। वर्तमान में क्या है, भारतवर्ष में टोटल 25 हाई कोर्ट हो गया है। और 25वां हाई कोर्ट आपका क्या है, आंध्र प्रदेश का कौन सा है, अमरावती। आंध्र प्रदेश का अमरावती है। यह आपका 1 जनवरी 2019 से क्या क्या की यहाँ पे कार्य शुरू होने लग गया भाई, ठीक। और इससे पहले आंध्र प्रदेश का क्या था, आंध्र प्रदेश का पहला कौन सा, हैदराबाद था। हैदराबाद क्या था, हाईकोर्ट था। तो आपका क्या हो गया, तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया ना। तो हैदराबाद कहाँ चले गया था, आपका तेलंगाना में चले गया था। तो तेलंगाना में जाने के हैदराबाद हाईकोर्ट किसका हो गया, तेलंगाना हो गया। और आंध्र प्रदेश को फिर से अपना नया हाईकोर्ट बनाना पड़ा। तो कहाँ पे बनाया उसने, अमरावती में बनाया। तो और हैदराबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1954 में हुई थी। हैदराबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ठीक। इसके अलावा आपके अगर बात पे बात निकल रही है तो त्रिपुरा, मेघालय तथा मणिपुर के हाईकोर्ट की इनकी स्थापना 2013 में हुई थी। इन तीनों हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 2013 में हुई थी। तथा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने बोला था, केरल हाईकोर्ट ने बोला था कि बंद क्या है, असंवैधानिक है, ठीक है। बंद नहीं होना चाहिए, क्या बोले इन्होंने, बंद असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। सबसे पहले केरल हाईकोर्ट ने बोला था कि बंद क्या है, जो बंद हड़ताल होती है ना, वो क्या बोला, असंवैधानिक है बोला था। तो आपको क्या करना है, ये तमाम सारे आपके फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन है, समझना है। एक आपका होता है ई कोर्ट, एक क्या होता है, ई कोर्ट। आपने अक्सर सुना होगा ये नाम। ई कोर्ट क्या होता है भाई, ई कोर्ट के बारे में आप लोगों ने क्या क्या होगा, अक्सर सुना होगा। तो ई कोर्ट क्या होता है, जो न्यायालय की प्रक्रिया होती है, न्यायालय की प्रक्रिया में सरलता लाने के लिए, न्यायालय की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या क्या गया है, ई कोड बनाए गए हैं। या न्यायालय की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, न्यायालय की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या किया गया है, ई कोड बनाया गया है, ई कोड की व्यवस्था की गई है। और सबसे पहला ई कोड गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जो प्रथम ई कोड था ना, वो कहाँ पे था, गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में की गई थी। और ये कब की गई थी, आपकी 8 फरवरी 2009 को प्रथम ई कोर्ट स्थापित किया गया था गुजरात के अहमदाबाद में। प्रथम ई कोर्ट गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया था 8 फरवरी 2009 को। और उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति, तत्कालीन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे ना, मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या था, के.जी., ठीक है। उनका नाम क्या था, उनका नाम के.जी. ऐसा कुछ करके, के.जी. बालकृष्णन,
के.जी. बालकृष्णन था भाई। तो के.जी. बालकृष्णन ने क्या किया था, अहमदाबाद ई कोड का उद्घाटन किया था 2008 में। अब देखो ई कोड की स्थापना क्या बोला कि मैंने न्यायिक प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। वो ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार की थी भाई, तो देखो ये आपका ई कोड में क्या व्यवस्था की गई कि बोला गया कि जो क्या होगा, अपराधी होगा या मुजरिम होगा, मुजरिम को क्या किया जाएगा, अपराधी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अपराधी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा जेल से ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किससे जुड़ेगा, न्यायाधीश से जुड़ेगा ना, और वो क्या करेगा, जुड़ेगा तथा अपने बयान भी दर्ज करेगा, अपने बयान भी देगा। ठीक, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा हुआ कि कैदी को जेल से न्यायालय लाने तक का क्या हुआ, जो समय था ना, जो उसके बीच का समय लगा, उस समय की एक तो बचत हुई, दूसरे क्या हुई, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जो खर्चा हो रहा था उस खर्चे की भी बचत हुई। तो ये आपका क्या है, ई कोड से संबंधित है। तो जो भी आपके तमाम सारी चीज़ें, ये हाई कोर्ट का चैप्टर था, तो ये आपका क्लोज हो गया है। आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपकी सारी नंबर यहाँ से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आप सबको क्या रहना, खुश रहना है, और अगला वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू। ठीक।